हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं माइंड मैप के बारे में। कौन सी चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे? हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। तो सबसे पहले इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो होती है चेंज से। चेंज यानी बदलाव। अब बदलाव दो तरीके के हो सकते हैं, या तो कोई फिजिकल चेंज हो सकता है या कोई केमिकल चेंज हो सकता है। फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसके अंदर नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, यानी कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। खाली क्या चीज चेंज होगी? या तो शेप चेंज हो जाए, साइज चेंज हो जाए और उसका कलर चेंज हो जाए, या डेंसिटी चेंज हो जाए, ये चीजें चेंज हो जाए, यानी उसकी फिजिकल स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग जो जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो सकें। लेकिन कोई केमिकल चेंज क्या होता है? जिसके अंदर कोई नया सब्सटेंस बने। जैसे दो सब्सटेंस हैं, यानी जो रिएक्टेंट है आपस में रिएक्ट करके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब वो जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसको क्या कहेंगे कि एक नया सब्सटेंस बना है। तो इसका मतलब ये क्या हुई है? केमिकल चेंज हुआ है उस पर्टिकुलर रिएक्शन का होने का मतलब ये है। दूसरा, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगी, यानी रिएक्टेंट की पहले कुछ प्रॉपर्टी थी, बाद में जब प्रोडक्ट बना यानी नया सब्सटेंस बना उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। तो कुछ प्रॉपर्टी में बदलाव आना भी क्या कहलाता है? केमिकल चेंज कहलाता है। जैसे एग्जांपल क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का जंग लगना, या फिर कर्ड का बनना, ये सब क्या हो गए? केमिकल चेंज हो गए। लेकिन फिजिकल चेंज क्या होंगे? जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर का बॉयल होना, फ्रीज होना, आइस बनना, ये सब क्या होंगी? फिजिकल चेंज हो गई। क्लियर? उसके बाद बात आती है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करें और रिएक्ट करके क्या बना लें? कोई नया सब्सटेंस बना लें। जैसे कि हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर की प्रेजेंस में यदि तुम कॉपर वायर को हीट करोगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा? कॉपर का ऑक्साइड बनेगा। तो ये क्या हो गई? ये केमिकल रिएक्शन हो गई। अब केमिकल रिएक्शन को हम लिखते कैसे हैं? केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को उनके सिंबल से रिप्रेजेंट कर रिएक्शन बता देते हैं कि अच्छा ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है, इनके ये सिंबल से ये आपस में रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसका फॉर्मेशन के बाद जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा। क्लियर है? इसी तरीके से इसके अंदर दो तरह की इक्वेशन हो सकती है। पहली हो सकती है बैलेंस्ड इक्वेशन, दूसरी हो सकती है अनबैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब ऐसा है कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं प्रोडक्ट की साइड और रिएक्टेंट की साइड बराबर बराबर है, तो उसे कहेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। जैसे 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, यानी लेफ्ट साइड यानी रिएक्टेंट की साइड 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट की साइड 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई? एक बैलेंस्ड रिएक्शन हो गई या बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। लेकिन दूसरी क्या होती है? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशन इसका मतलब जैसे Mg प्लस O2 गिव्स MgO। इसके अंदर Mg रिएक्टेंट की साइड तो एक है, ऑक्सीजन दो है, लेकिन प्रोडक्ट की साइड दोनों एक एक है। इसका मतलब ऑक्सीजन में बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं है तो क्या कहलाएगी? अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगी। अब इस रिएक्शन को या इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? बैलेंसिंग का मेथड यूज करेंगे। उस मेथड के थ्रू क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड बराबर होने चाहिए। यानी जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट की साइड है उतने ही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट की साइड होने चाहिए। ऐसा में कौन बताता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताता है, जो कि कहता है कि मास जो है रिएक्टेंट का वो बराबर होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो इसके लॉ को फॉलो करते हुए हम किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। फिर बात आती है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती है? पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट और चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जिसके अंदर दो तरह के सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बना ले। जैसे ए और बी आपस में कंबाइन होकर ए बी बना ले, तो क्या होगा? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। जैसे एग्जांपल क्या हो गया इसका? Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हुए और MgO का फॉर्मेशन हुआ, तो ये क्या होगा? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी तरीके से CaO प्लस वाटर, यानी कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करा और क्या बना लिया? CaOH का होल ट्वाइस बना लिया, साथ में हीट रिलीज हुई। अब इस प्रोसेस के अंदर हीट रिलीज हुई है, इसका मतलब जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो कैसी होती है? जनरली एक्सोथर्मिक इन नेचर होती है। यानी एक्सोथर्मिक का मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट रिलीज होती है। फिर उसके बाद बात आती है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब कोई भी पर्टिकुलर एक सब्सटेंस है वो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस के अंदर ब्रेक हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन हम जो है तीन तरीके से करा सकते हैं। पहला बाय हीट, सेकंड बाय इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा बाय लाइट। बाय हीट यदि डिकम्पोजिशन होता है तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। बाय इलेक्ट्रिसिटी होता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। बाय लाइट होता है तो उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अब यदि सबसे पहले बात करें थर्मल की, तो थर्मल के अंदर क्या होगा? जैसे हमारे पास फेरस सल्फेट है, उसको हम हीट कर रहे हैं तो क्या बनेगा?
फेरिक ऑक्साइड बनेगा, साथ में SO2 और SO3 गैस रिलीज हो जाएगी, यानी एक कंपाउंड से 2-3 कंपाउंड्स बन रहे हैं, तो इसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन। हीट की मदद से हो रहा है इसलिए थर्मल डिकम्पोजिशन। इसी तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होगा, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे। जैसे वाटर है उसे ब्रेक कर H2O2 बनाते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं, जब हम उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करते हैं तब वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है अपने H2 और O2 में। तो वाटर का डिकम्पोजिशन क्या हो गया, एक इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस हो गया। थर्ड, फोटोकेमिकल प्रोसेस। फोटोकेमिकल मतलब कि लाइट की प्रेजेंस में। अब हम क्या करेंगे, जैसे AgBr है यानी सिल्वर ब्रोमाइड को यदि हम लाइट में रखते हैं तो वो ब्रेक होकर Ag यानी सिल्वर बनाने लगता है, जो कि कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है, और साथ में Br2 बनने लगती है, यानी Br2 गैस का फॉर्मेशन होता है जो कि ब्राउन कलर की होती है। तो इस तरीके से हम डिकम्पोज कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों के अंदर हमें एनर्जी देनी पड़ी है, चाहे हीट की फॉर्म में देनी पड़ी हो, चाहे लाइट की फॉर्म में देनी पड़ी हो, या फिर चाहे इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में देनी पड़ी हो। तो क्या कहेंगे, ये जो रिएक्शंस हो जाएंगे वो कैसी हो जाएंगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाएंगे। एंडोथर्मिक मतलब जिसके अंदर हीट या एनर्जी हमें देनी पड़ती है, इस तरह की रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तीसरी आती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है एक जगह दूसरे का आ जाना। जैसे A और B आपस में है, उसके साथ C कंबाइन हमने कराया, तो C क्या होगा, एक B को रिप्लेस कर दिया और क्या बन गया, AC प्लस B बन गया। इसका मतलब क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी इसने C ने B को डिस्प्लेस कर दिया उसकी पोजीशन से। एग्जाम्पल Fe प्लस CuSO4 जब आपस में रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, कौन, आयरन। क्यों करता है, क्योंकि आयरन जो है ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, यानी मोर रिएक्टिव मेटल या मोर रिएक्टिव सब्सटेंस रिप्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को उसके सोल्ट से, और खुद का एक सोल्ट बना लेता है। इस तरह की जो रिएक्शन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट आती है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कोई कंपाउंड AB है और उसके साथ कोई CD कंपाउंड है, दोनों के दोनों आपस में रिएक्ट करें और वहां पर AC प्लस BD बनने लगे या AD प्लस BC बनने लगे। इसका मतलब दोनों के दोनों के अंदर एक्सचेंज हुआ है, किसका, आयंस का। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2। अब यहाँ पर क्या होगा, NaSO4 है, दूसरा BaCl2 है। अब जो Cl है वो Na के साथ कंबाइन हो जाए, यानी आयंस का एक्सचेंज हो जाए, यानी Na और Cl आपस में कंबाइन होकर NaCl बना ले, Ba और SO4 आपस में कंबाइन होकर BaSO4 बना ले। अगर BaSO4 बनेगा तो वो कैसा कलर का होगा, व्हाइट कलर का, और वो PPT का फॉर्मेशन होगा। PPT क्या होता है, कोई भी इनसोल्युबल सब्सटेंस यदि बनता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, प्रेसिपिटेट बोल देते हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर जनरली प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। फिर एक और तरह की टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आती है जिसे हम रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जाते हैं। अब रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन हो रहा हो। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का हटना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, रिडक्शन। इसी तरीके से लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का जुड़ना, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में एग्जांपल की बात करें तो क्या होगा, कॉपर में यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं तो कॉपर का ऑक्साइड बनता है, यानी एडिशन हुआ है ऑक्सीजन का कॉपर में, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। रिडक्शन रिएक्शन की बात करें तो उसके अंदर क्या होगा, कॉपर का ऑक्साइड होगा, उसकी हम हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वहां पर क्या बनेगा, कॉपर बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। इसका मतलब ऑक्सीजन हट रहा है कॉपर से, तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो ये बात हो गई ऑक्सीडेशन रिडक्शन। यहाँ पर दो टर्म और आती हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम का मतलब है कि एक ऐसा एजेंट जो क्या करे, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन करना है कहीं पर तो क्या देनी पड़ेगी, ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीजन को देते हैं। अगर ऑक्सीजन देगा दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, अगर दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है तो खुद का क्या करेगा, रिडक्शन, यानी रिड्यूसेस इटसेल्फ। इसी तरीके से जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे का रिडक्शन। यदि दूसरे का रिडक्शन कर रहे हैं तो हाइड्रोजन चाहिएगी, हाइड्रोजन देने वाले रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे। अगर ये हाइड्रोजन दे रहे हैं यानी दूसरे का रिडक्शन कर रहे हैं तो खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि कहीं पर यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहां पर रिडक्शन होता है। दोनों चीजें एक साथ ही पॉसिबल होती हैं और इस तरह की रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO, जिसके अंदर ZnO जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। C जो है O लेकर CO में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, ZnO क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। फिर लास्ट टॉपिक आता है कि इस ऑक्सीडेशन का इफेक्ट हमारी एवरीडे लाइफ में कैसे है। तो दो तरीके से होता है, पहला होता है रेंसिडिटी, दूसरा कोरिजन। रेंसिडिटी का मतलब होता है आपके किसी भी ऑयली फूड का, फैट का ऑक्सीडेशन हो जाना, जिसके कारण क्या हो जाए, वो खराब होने लगे, उसमें से खराब स्मेल आने लगे, यानी वो यूज करने के लिए
बचे ना, मतलब यूज करने आप लायक ना रहे, उसको क्या कहेंगे कि रैंसिड हो गया है हमारा फूड। अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? इसको प्रिवेंट कर सकते हैं यदि आप खाना अपने बंद कंटेनर में रखें, यानी ऐसे कंटेनर में रखें जिसके अंदर एयर ना आ सके, जिसको हम क्या बोलते हैं, एयर टाइट कंटेनर बोलते हैं। सेकंड, आप फ्रिज में रख सकते हैं अपना खाना, ताकि उसका ऑक्सीडेशन जो है वो ना हो। थर्ड पॉइंट क्या कर सकते हैं, आपने देखा हो चिप्स आते हैं मार्केट में या कोई भी पैकेट फूड आता है, तो वो क्या होता है, जनरली उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फ्लश की जाती है, यानी नाइट्रोजन गैस उसके अंदर ऐड की जाती है। क्यों की जाती है? ताकि वो फूड जो मटेरियल है वो ऑक्सीडाइज्ड होकर रैंसिड ना हो, खराब ना हो, उसका टेस्ट चेंज ना हो, तो इस वजह से उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल करी जाती है। जब भी तो जो कुरकुरे या चिप्स के पैकेट आते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा एयर भरी हुई होती है। लास्ट पॉइंट, यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स का भी यूज कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीडेशन को होने से रोकते हैं, यानी उससे उल्टा कार्य करते हैं, तो उसको एंटीऑक्सीडेंट्स को भी यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से कोरिजन होता है। कोरिजन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन होना किसी पर्टिकुलर मेटल का। जैसे जनरली हम मेटल आयरन की बात करते हैं, यानी आयरन का जो ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाता है, रस्टिंग। और रस्टिंग में क्या बनता है, आयरन का ऑक्साइड बनता है, जो कि कैसे रंग का होता है, रेड ब्राउन कलर का होता है। इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? इसको प्रिवेंट कर सकते हैं आप पेंट कर कर, गैल्वेनाइजेशन के थ्रू, या फिर ऑयलिंग कर कर, किसी की मतलब किसी लोहे के गेट है जैसे उसकी ऑयलिंग करना या पेंट करना, तो उससे प्रिवेंट हम कर सकते हैं। तो ये सब था इस चैप्टर के अंदर, जो कि आपको आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके से जो है हम बाकी चैप्टर्स के भी साथ ही साथ माइंड मैप आपको मिलेंगे, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपलोडेड हैं न्यू पैटर्न पर, वो भी आप देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ वन शॉट हर चैप्टर का, चाहे वो केमिकल इक्वेशन रिएक्शन हो, एसिड बेस हो, या फिर मेटल एंड नॉन मेटल हो, या फिर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन हो, लाइट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो, इन सब का वन शॉट भी अपलोडेड है, तो उसको भी जरूर देखें ताकि आप अपने एग्जाम में बढ़िया तरीके से पढ़ सकें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहें।